हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने सभी चैप्टर के क्वेश्चंस को शामिल कर लिया है। आपके ऑल शिफ्ट MCQ क्वेश्चन NCERT से आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होंगी। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही लाभप्रद वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको दिल से आभार। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है दोस्तों, काली मिर्च की खेती का प्रचलन भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, काली मिर्च की खेती का प्रचलन शुरू किया गया सबसे पहले पुर्तगाली लोग काली मिर्च को भारत में लाए थे। और यह आई कहाँ से थी, तो याद रखिए यह दक्षिणी अमेरिका से आई थी। और दोस्तों, एक फैक्ट और याद रखिए, यूरोप अगर पूछ लिया जाए कि यूरोप से क्या लाया गया था तो आपका आंसर होगा मटर और गोभी। और वहीं पर भिंडी की बात की जाए तो भिंडी अफ्रीका से लाई गई थी। और वहीं पर अगर चाय की बात की जाए तो चाय असम से आया था। और सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन चीन से आया था। तो आने वाले समय में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे है, नरम टहनियों पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो दोस्तों याद रखिए, नरम टहनियों पर रॉबिन, जिसको हम कलचड़ी के नाम से जानते हैं, यह पक्षी अपना घोंसला बनाता है। अगर वहीं पर बात की जाए कि कौवा कहाँ घोंसला बनाता है, तो दोस्तों कौवा सबसे ऊंची डाल पर, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और उसके घोंसले में तार इत्यादि सब पाए जाते हैं। आगे है, भारत के सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ स्थित है। दोस्तों याद रखिए, भारत के सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक फैक्ट और याद रखिए कि भारत में दक्षिण भाग इंदिरा पॉइंट है और इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। आगे है दोस्तों, जंगली गधा पाया जाता है। दोस्तों जंगली गधा कच्छ यानी गुजरात में पाया जाता है। वह हिंगुल मृग का घर किसे कहा जाता है, तो ये भी याद कर लीजिए कि हिंगुल मृग का घर दची ग्राम को कहा जाता है। आगे है दोस्तों, NCF 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। तो NCF 2005 क्या कहती है कि बच्चे अपनी भाषा यानी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। NCF 2005 रटंत प्रणाली को खत्म करके शिक्षा बिना बोझ के, यह उद्देश्य भी NCF 2005 का है। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों याद रखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और वहीं पर पॉपुलेशन की बात कर ली जाए तो जनसंख्या के आधार पर भारत हमारा दूसरे नंबर पर है। आगे है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। तो दोस्तों याद रखिए, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। हावर्ड गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि कभी एक प्रकार की नहीं हो सकती, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। आगे है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। आगे है, पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार अभयारण्य है कहाँ, तो दोस्तों याद रखिए, पेरियार अभयारण्य केरल में स्थित है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। टोंडा जनजाति की बात की जाए तो टोंडा जनजाति केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। आगे है, मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखिए, मुदुमलाई की अगर बात की जाए तो यह पशु विहार बाघों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों
आने वाले एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे है चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो याद रखिए चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। अगर वहीं पर टोंडा जनजाति की बात की जाए तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगर वहीं पर सबसे बड़े जनजातीय समूह की बात की जाए तो गोंड सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो दोस्तों ये सब आपको याद रखना है। आगे है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। तो याद रखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों का आकलन का सही तरीका उनकी दैनिक गतिविधियां हैं। बच्चे दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से सीख रहे हैं, उन पर उनका आकलन करना, दैनिक आकलन करना सबसे अच्छा तरीका होता है। आगे है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड करनाल, हरियाणा में स्थित है। आगे है पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जीव और वातावरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है अफाई किसकी प्रजाति है? अफाई सांप की प्रजाति है। और दोस्तों याद रखिए भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें किंग कोबरा है, अफाई, करैत और दुबैया। और दोस्तों बच्चे को अपने खा जाने वाली प्रजाति कौन सी है? तो वह नाग की प्रजाति है। आपको याद रखना है किंग कोबरा की मादा जो होती है वह अपने बच्चों को ही खा जाती है। आगे है पलटावी गुण या पलटावी बौद्धिक संक्रिया को बच्चा किस अवस्था में समझता है? तो पलटावी गुण कब आ जाता है बच्चों में? तो ध्यान में रखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें पलटावी गुण आने लगता है, पलटावी बौद्धिक संक्रिया आने लगती है। पलटावी का अर्थ होता है दोस्तों जो बच्चा घड़ी देखने लगे, गणित की संक्रियाएं करने लगे, माप तौल और वजन को समझने लगे, उसको ही पलटावी गुण कहा जाता है। आगे है कौन सी विधि में ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है? तो दोस्तों याद रखिए मांटेसरी विधि में ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है और मारिया मांटेसरी ने इस विधि को दिया है और यह इटली की निवासी हैं। और वहीं पर किंडरगार्टन विधि की बात की जाए तो किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल ने दिया है। आगे है किस पक्षी के घोंसले में तार का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपसे चर्चा की कि कौवा ऐसा पक्षी होता है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और अब उसके घोंसले में तार पाया जाता है, वह अपने घोंसले में तार का इस्तेमाल करता है। आगे है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो याद रखिए भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट पर है। वहीं पर भारत के सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे है कौन सा पक्षी सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं? तो दोस्तों याद रखिए उल्लू ऐसा पक्षी है जो सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं। और एक फैक्ट और याद रखिए कोयल ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। और वीवर ऐसा पक्षी है जो कि नर वीवर घोंसला बनाता है लेकिन मादा वीवर घोंसला नहीं बनाती है, वह घोंसलों को चुनती है, जो उसको अच्छा घोंसला लगता है उसी में अपने अंडे देती है। आगे है संज्ञानात्मक सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चों में माप तौल की समझ का विकास हो जाता है? तो मैंने अभी आपसे चर्चा की दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बच्चों में पलटावी गुण आ जाता है, बच्चे माप तौल की समझ को विकसित करने लगते हैं, घड़ी को देखने लगते हैं, वो द्रव्यमान में वजन में अंतर कर पाते हैं। तो यही सब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इन सभी का विकास हो जाता है। आगे है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? दोस्तों याद रखिए एकाधिक का अर्थ होता है एक से अधिक। तो हावर्ड गार्डनर ने
एक कहा है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, उन्होंने एकल बुद्धि को नकार दिया है, ये आपको याद रखना है। आगे है कौन सा नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपसे चर्चा की कि नर वीवर पक्षी होता है जो कि अपना घोंसला बनाता है, लेकिन में मादा वीवर पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है। और वहीं पर दोस्तों उल्लू की बात की जाए तो सूखे पेड़ के तनों में घोंसला बनाता है। और वहीं पर दर्जिन चिड़िया की बात की जाए तो दर्जिन चिड़िया जो होती है वह पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है, पत्तों को सिलकर घोंसला बनाकर उसी में अंडे देती है। आगे है कीटाहारी पौधा भारत में पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए कीटाहारी पौधा भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है और जिसे कि नेफेंथीस भी कहा जाता है। और एक और फैक्ट याद रखिए कीटाहारी पौधा के बारे में कि यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह कीटों का भक्षण करता है। आगे है मांटेसरी विधि के प्रवर्तक मारिया मांटेसरी कहाँ की निवासी थी। तो दोस्तों याद रखिए मारिया मांटेसरी इटली की निवासी थी। आगे है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है। तो याद रखिए द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड जीन पियाजे की रचना है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया है। दोस्तों जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया है, जिसमें से पहली अवस्था संवेदीकामक अवस्था है जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। और दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 14 वर्ष तक की होती है। और दोस्तों इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। आगे है पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों याद रखिए पश्मीना ऊन पश्मीना बकरी की नस्ल होती है, उसी से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों ये भी याद रखिए पश्मीना शाल के बारे में आपने पढ़ा होगा। पश्मीना शाल पश्मीना ऊन से बनाई जाती है और बकरी के बालों से बनाई जाती है। और बकरी के 6 बाल को मिला लेने पर वह एक बाल बनता है, इतना महीन बकरी का बाल होता है। इसलिए इसे मशीन से नहीं बुनाई की जाती है, इसको मशीन से नहीं बुना जाता है, कश्मीर के बुनकर इसे हाथों से बुनते हैं। और याद रखिए दोस्तों एक शाल को तैयार करने में 250 घंटे लगते हैं। यह नॉर्मल स्वेटर के 6 स्वेटर के बराबर में 1 साल गर्म होती है। और इसे बनाते कौन है तो चंगपा जनजाति के लोग इस शाल को बनाते हैं। आगे है किस पक्षी की आवाज़ मधुर मानी जाती है। तो दोस्तों याद रखिए कोयल ऐसा पक्षी है जिसकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। और अगर कौवा की बात की जाए कौवा को क्या कहा जाता है तो कौवा को चालाक और चोर माना जाता है। और वहीं पर उल्लू की बात की जाए तो उल्लू को चौकीदार कहा जाता है। आगे है छिपकली किस मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। तो याद रखिए छिपकली सर्दियों के मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। आपने देखा होगा कि बरसात में छिपकलियाँ निकल जाती हैं, गर्मी में दिखाई देती हैं, लेकिन में वह सर्दी में गायब हो जाती हैं। यही कारण है कि वो सर्दी में सरवाइव नहीं कर पाएंगी, इसलिए वह गहरी नींद में चली जाती हैं, छिप जाती हैं। आगे है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो याद रखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। और वहीं पर बात की जाए वाटर मैन ऑफ इंडिया तो याद रखिए वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इन्होंने पानी के लिए बहुत कार्य किए हैं। दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन NCERT बेस्ड पर लिया है और यह आपके लिए अवश्य ही लाभप्रद रहेगी। आपको काफ़ी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाले एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। तब तक आप अपना तैयारी मजबूत करते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।